हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्लास 12 की गणित में साड़क की पहली क्लास लेकर आए हैं। साड़क से यूपी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। जैसा कि आपके समक्ष बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए हैं और ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, कई बार ये यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है कि डिटरमिनेंट 11 3 4 19 6 5 21 7 8 का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम सारिक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, जो क्षैतिज रेखाएं हैं इनको हम पंक्ति कहते हैं, रो, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इनको हम कहते हैं कॉलम अर्थात स्तंभ। तो क्षैतिज रेखाएं जो हो गई R1 R2 R3, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं स्तंभ हैं इनको कॉलम कहते हैं C1 C2 C3। अब हम कुछ महत्वपूर्ण गुण पर बात करेंगे। ये सारे के जो महत्वपूर्ण गुण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं गुणों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला जो गुण है कि यदि सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। अवयव की बात करें, जैसे ये पंक्ति है R1, तो 11 3 4 ये अवयव कहलाते हैं। जो संख्याएं लिखी हुई है R1 पंक्ति में ये अवयव होती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर R1 पंक्ति में प्रत्येक अवयव 0 होता, 0 0 0, तो उस सारणिक का मान शून्य होता। कोई भी पंक्ति ले लो, जैसे स्तंभ ले लें, तो ये होता पहला स्तंभ 0 0 0, तो इस सारणिक का मान कैसा होता है, 0 होता। दूसरा पॉइंट, यदि सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये सारणिक है, पंक्ति है R1 R2 R3, C1 C2 C3, ये क्या है, स्तंभ है। अब जैसे स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर बदल दे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे स्तंभ है 13 14 15 और 16 17 18 19 20 21, किसी स्तंभ है, इनको पंक्ति में लिख दें 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इस प्रकार से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि सारणिक में कोई भी दो पंक्तियों या कोई दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। यदि हम सारणिक में सभी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई दो पंक्ति दो स्तंभों को परस्पर बदल दें तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये दो स्तंभ ले लिए हमने, 13 14 15 16 17 18, इनको पंक्ति में लिख दें 13 14, तो ये 19 हो जाएगा। फिर इधर देखिए 16 17 20, और चलो यहाँ से देखते हैं, जैसे स्तंभ है 13 14 15 16 17 18, ये स्तंभ है। अब हम इनको घुमा के लिखते हैं पंक्तियों में, तो 13 14 15 16 17 18। तो इस प्रकार से कोई भी दो स्तंभों, कोई भी दो पंक्तियों को परस्पर बदल दें तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि सारणिक में कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो पंक्त स्तंभ सर्वसम है तो सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे दो पंक्ति ले लो, 13 16 19 14 17 20, यदि R1 पंक्ति का प्रत्येक अवयव 13 होता, 13 13 13, और R2 का भी होता 13 13 13, यानी कि दोनों पंक्तियां कैसे हो जाती, समान हो जाती, सर्वसम हो जाती, तो सारणिक का मान 0 होता। या कोई दो स्तंभ ले लें हम, जैसे 13 14 15, तो C1 का प्रतिवेव कितना होता, 14 14 14, और C2 भी होता 14 14 14। तो क्या होता, C1 और C2 भी कैसे होते, सर्वसम होते, तो सारणिक का मान शून्य हो जाता। लास्ट पॉइंट देखते हैं, यदि सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर पद k से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। जैसे ये सारणिक ले लो, यदि यहाँ पर हम C1 के प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा कर दें, या सबसे पहले सारणिक का मान निकालें, तो C1 के प्रत्येक अवयव में, या R1 के प्रत्येक अवयव में, या C2 के प्रत्येक अवयव में, या R3 के प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा करने के बाद उस सारणिक का मान निकालें, तो इस सारणिक के मुकाबले उस सारणिक का मान कितना होगा, 2 गुना होगा। तो ये सारणिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे परीक्षा की दृष्टि से, जिन पर हमने चर्चा की। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न हम किस प्रकार से हल करेंगे। किसी भी सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम पहले सवाल में सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिटरमिनेंट 11
3 4 19 6 5 21 7 8 इस सारे का मान निकालेंगे। तो सारे का मान निकालने से पहले कुछ चिन्हों का ध्यान दिया जाता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। किसी भी सारे का यदि मान निकालें तो किसी भी के अनुदेश हम प्रसार कर सकते हैं, R1 R2 R3 के अनुदेश या C1 C2 C3 के अनुदेश। तो यहाँ पर हम R1 के अनुदेश प्रसार करेंगे। R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, तो जब R1 के अनुदेश प्रसार करेंगे तो R1 का पहला अवयव लेंगे 11। अब हम क्या करेंगे, ये सामने की पंक्ति और सामने का स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 6 5 7 8। अब हम इसका गुणा करेंगे 6 का 8 में, 8 6 48 और 7 पना 35। तो ये माइनस चलता है साथ में, ये 35। अब दूसरा अवयव लेंगे 3। अब क्या है, माइनस है तो माइनस का 3। फिर वही क्रम, सामने का स्तंभ, सामने की पंक्ति छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 19 5 21 8। तो 19 8 112। पहले ऐसा गुणा करते हैं, फिर ऐसा गुणा करते हैं, मतलब पहले तिरछा इस प्रकार से गुणा करते हैं, फिर ऐसा गुणा करते हैं। तो जब हमने R1 का दूसरा अवयव लिया 3, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो सामने का स्तंभ, सामने की पंक्ति छोड़ दी, क्या बचा, 19 5 21 8। तो 19 8 152, फिर माइनस 21 5 105, फिर प्लस 4, कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, पहला भी प्लस था, 11 लिया था प्लस का। अब सामने का स्तंभ, सामने पंक्ति छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 19 6 21 7। तो 19 7 133 माइनस 21 छक्का 126। बस अब हमें गुणा करके जोड़ घटा देना है, हमारा मान आ जाएगा। तो देखिएगा, बराबर 11, 48 से 35 कम कर दें, कितना बचेगा, 13 माइनस 3 गुणे 152 से 105 कम करेंगे, 12 से 5 गया 7, यानी कितने बचाएगा, 47। यहाँ देखिए 4, यहाँ बचेगा 133 से 26 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। 11 गुणे 13 करेंगे, 13 का 13, 13 का 13 14, कितना हो जाएगा, 143 माइनस 3 7 21, 3 को 12, 13 14, 141। ये हो जाएगा 7 चौको 28। 143 से 141 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो इस प्रकार से हम किसी के भी अनुदेश प्रसार करें, बस हमें चिन्हों का ध्यान रखना है। और जो बात बताई है, जैसे यहाँ पर C1 के अनुदेश प्रसार करते, तो पहला तो 11 ही लेते हैं हम, तो सामने का पंक्ति, सामने का स्तंभ छोड़ देते। फिर C1 का दूसरा अवयव 19 लेते, चिन्ह वही रहेगा माइनस, तो सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ छोड़ देते, तो फिर कितना बचता, 3 4 7 8। तो किसी के भी अनुदेश प्रसार करें, हमारा आंसर सेम आता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, इन प्रश्नों को हमें सिद्ध करना है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन 2, तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, LHS बराबर डिटरमिनेंट 13 16 19, 13 16 19, 14 17 20, 14 17 20, 15 18 21, 15 18 21। तो यदि हम सीधा सारे का मान निकालें तब भी 0 ही आएगा, मगर कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी तो हम गुणों का प्रयोग करेंगे। तो यदि हम यहाँ देखें कि यदि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का प्रत्येक अगर 0 हो जाए तो सारे का मान 0 होगा, या कोई दो पंक्ति कोई दो स्तंभ समान हो जाए तो सारे का मान 0 होगा। तो यहाँ पर देखें तो शून्य 0 होने की संभावना, शून्य होने की संभावना तो बहुत कम है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि यदि हम 19 से 16 घटाएंगे तो 3 बचेगा, इसी प्रकार से 20 से 17 घटाएंगे तो 3, 21 से 18 घटाएंगे तो 3 बचेगा। फिर इस 3 को यदि हम C1 के प्रत्येक अवयव में जोड़ेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 18। तो देखिए C1 और C2 कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे C3 टेंस टू, C3 से C2 घटा देंगे, C3 माइनस C2। तो C1 को वैसे ही रखेंगे 13 14 15, C2 वैसे ही रखेंगे 16 17 18, 19 16 घटाया 3, मतलब C3 से C2 घटा रहे हैं। तो 20 17 घटाया 3, 21 से 18 घटाया 3। अब हम क्या करेंगे, C1 में C3 जोड़ देंगे, C1 टेंस टू C1 प्लस C3। तो कितना हो जाएगा, 13 3 16, 14 3 17, 15 3 18। इसको वैसे रखेंगे 16 17 18, इसको वैसे रखेंगे 3 3 3। अब यहाँ देखिए
C1 और C2 कैसे हैं, समान है। C1 बराबर C2। और जब कोई दो स्तंभ कोई दो पंक्ति समान होती है तो सारे का मान 0 होता है। यहाँ लिख देंगे बराबर 0 और बराबर कितना हो जाएगा RHS। इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न को सिद्ध कर दिया। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमें सिद्ध करना है डिटरमिनेंट 1 प्लस एक्स वाई प्लस जेड 1 बाई जेड प्लस एक्स और 1 जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हम दूसरा प्रश्न सिद्ध करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 3। यहाँ पर भी हम लेफ्ट साइड ले लेंगे LHS। डिटरमिनेंट 1x वाई प्लस जेड 1 बाई जेड प्लस एक्स 1 बाई जेड प्लस एक्स 1 जेड एक्स प्लस वाई 1 जेड एक्स प्लस वाई। यहाँ भी हम गुण का ही प्रयोग करेंगे। या तो कोई अभी अब जीरो कोई भी स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अगर 0 हो जाए या कोई दो पंक्ति कोई दो स्तंभ समान हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C2 को C3 में जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्रत्येक अवयव समान होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर करेंगे, दो हमारे स्तंभ कैसे हो गए, समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2 टेंस टू C2 प्लस C3। C1 को वैसे रखेंगे 1 1 1। अब C2 में C3 जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसको वैसे रखेंगे y प्लस जेड जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए C2 का प्रत्येक अवयव समान है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम बाहर कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ये वेनिस्ट हो गया कॉमन, इसको वैसे रखेंगे 1 1 1। और जब x प्लस वाई जेड हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ भी बचेगा 1 1 1। यहाँ क्या बचा y प्लस जेड जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखिए C1 और C2 कैसे हैं, समान है, क्योंकि C1 बराबर C2 तो सारे का मान कैसा होगा, 0 होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू हो गया 0 बराबर हो गया 0 बराबर RHS। तो इस प्रकार से हम गुणों का प्रयोग करके किसी भी सारे का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और यदि सिद्ध करने को कहा गया है तो हम सारे को सिद्ध भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। ये 2019 और 21 में पूछा गया है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा 2020 में पूछा गया है और उससे भी मतलब हमने ओनली एक ही 2 सन लिए हैं, कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं परीक्षाओं में। अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन 4 इसके भी लेफ्ट साइड ले लेंगे LHS। डिटरमिनेंट 1 x माइनस अल्फा वाई प्लस जेड प्लस अल्फा वाई प्लस जेड प्लस अल्फा 1 y माइनस बीटा जेड प्लस एक्स प्लस बीटा जेड प्लस एक्स प्लस बीटा 1 जेड माइनस गामा और एक्स प्लस वाई प्लस गामा। अब देखिए फिर वही, या तो किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ का अवयव शून्य हो जाए प्रत्येक अवयव, या कोई दो पंक्ति कोई दो स्तंभ समान हो जाए। तो यहाँ देखिएगा यदि हम C2 में C3 जोड़ दें या C3 में C2 जोड़ दें, बात एक ही है। तो देखिएगा अगर हम C2 में C3 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस अल्फा ही कट जाएगा, इसी प्रकार से बीटा प्लस माइनस कट जाएगा, अल्फा प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 टेंस टू C2 प्लस C3 तो बराबर C1 को वैसे ही रखेंगे। इसको जब x माइनस अल्फा प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या बचेगा y प्लस जेड प्लस अल्फा, इसको वैसे ही रखेंगे ना z प्लस एक्स प्लस बीटा और x प्लस वाई प्लस गामा। अब यहाँ देखिए C2 का प्रत्येक अवयव समान है तो x प्लस वाई प्लस जेड इसको हम ओवेनिस्ट ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इसको कॉमन ले लिया। C1 को वैसे ही रखेंगे और इस जब हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया है बचेगा 1 1 1। यहाँ देखिए इसको वैसे ही रखेंगे y प्लस जेड प्लस अल्फा जेड प्लस एक्स प्लस बीटा और x प्लस वाई प्लस गामा। अब यहाँ देखिए C1 C2 समान है, क्योंकि C1 बराबर C2 के सारे का मान कैसा होगा 0 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू हो जाएगा 0, पूरे सारे का मान 0 होगा तो बराबर हो जाएगा 0 बराबर RHS। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्न सिद्ध किए। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे।
यदि समझ नहीं आते हैं तो आप वीडियो को एक से 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको ये प्रश्न ज़रूर समझ में आएँगे। इसीलिए हमने कुछ मिलते-जुलते प्रश्न लिए थे ताकि आपको विधिवत समझ में आ पाए। अब जो भी हम आगे क्लास लेंगे वो उसमें आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और आज के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न इसमें नहीं है जो 2 नंबर से कम में पूछा गया हो। ये सारे प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ अगली क्लास में कुछ बड़े प्रश्न लेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रश्न लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूपी बोर्ड परीक्षा में यदि आप बेहतरीन अंक हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। परीक्षा तक निरंतर हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप सभी का धन्यवाद।